नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, ये एग्जाम का चैनल जो राजस्थान एग्जाम है, ये आपके लिए बिल्कुल डेडिकेट है। आरपीएससी और आरएसएम एसएसटी बोर्ड की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स है, उनके प्रत्येक विषय हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी विषयों के लिए बिल्कुल डेडिकेट चैनल है साथियों आपके लिए। इसी क्रम में मैं विष्णु कुमार जांगेड़ आपके साथ जुड़ा हूँ राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। साथियों, अनअकैडमी के प्लस कोर्स लेने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं और 24/7 आप एक्सेस कर सकते हो। वीकली प्रश्नोत्तरी आपको मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलते हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा गाइडेंस आप ले सकते हो। करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर करके अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाना है और प्लस पे क्लिक करके आप 24 मंथ्स के लिए केवल 350 रुपीज़ पर मंथ में प्लान ले सकते हो साथियों। वहीं आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगेड़ को फॉलो कीजिए, जिससे आने वाले जितने भी राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट हैं, जो कि स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लासेस में आरपीएससी सेक्शन में आपको मिलेंगे, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वहाँ आकर आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की जांच कर सकते हो, कहीं राजस्थान टॉप करने में कोई कमी तो नहीं है। अगर है तो उसे कैसे दूर की जा सकती है, उसके लिए हम पूरी टीम आपके साथ है साथियों। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगर आप कोर्स लेते समय विष्णु 1 रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। गेट 10% ऑफ किससे, विष्णु 1 के साथ में। चलो साथी आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान का उद्योग जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर बहुत सारी बातें करना बाकी है, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में देखा और बहुत सारे जो उद्योग इंडस्ट्री है उसके बारे में हमने चर्चा करी है साथियों। अभी तक आज उसी इंडस्ट्री के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हमने सीमेंट उद्योग के बारे में चर्चा करी थी, उसके बाद में हमने नमक उद्योग के बारे में देखा था, उसके बाद में हमने देखा था हमारे कांच इंडस्ट्री जो ग्लास इंडस्ट्री है उसके बारे में, फिर उस पर ग्रेनाइट उद्योग के बारे में, उसके बाद में जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान है उसके बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था साथियों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं हमारे कागज उद्योग की। कागज उद्योग राजस्थान में ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, क्योंकि कागज जो बनता है वो किससे बनता है, आपके वृक्षों से बनता है, यानी पेड़ों से बनता है। और राजस्थान के अंदर पहले ही 9.5657% जो है आपके वन संपदा है, जबकि अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, यानी पूरे के पूरे क्षेत्रफल के 33% भाग के ऊपर वन होना चाहिए। उसके अंदर भी दो पार्ट किए हैं उन्होंने। पहला भाग ये है जो पहाड़ी क्षेत्र है और जो मैदानी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में 60% भाग के ऊपर फॉरेस्ट होना चाहिए और जो आपकी जो प्लेन यानी मैदानी क्षेत्र है, प्लेन रीजन है, वहाँ पे 20% भाग के ऊपर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ऐसा डिसीजन किया है, लेकिन हमारे पास 10% भी नहीं है, इसलिए कागज उद्योग का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है साथियों। कोई भी उद्योग हो, उद्योग का विकास वहाँ पर होता है जहाँ पर कच्चा माल यानी जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन कागज उद्योग की अगर राजस्थान में बात करें तो विशेष रूप से क्या है, सर्वाधिक कागज की लुगदी। लुगदी का मतलब होता है अखबार जो आता है, आपकी न्यूज़पेपर जो आता है, उसे जब पानी में आप भिगो दोगे तो उसके बाद में जो एक जिस प्रकार का जो एलिमेंट आपके सामने बन के आता है उसे बोलते हैं लुगदी। तो इस प्रकार की लुगदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, आपके सांगानेर जयपुर में होता है। सांगानेर जयपुर में ही एक क्षेत्र है जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है ना। और यहाँ पर राजस्थान में एक संस्था है इसी सांगानेर में जिसका नाम है कुमारप्पा कागज शोध संस्थान, और ये कहाँ पर है, आपके सांगानेर जयपुर में। इस संस्थान के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे ज़्यादा कागज इंडस्ट्री यानी कागज उद्योग में यानी पेपर इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं है आपके राजस्थान में। बात समझ रहे हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कागज उद्योग जो है आपके राजस्थान के केवल जयपुर सांगानेर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है, और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट लगा हुआ है जिसका नाम है कुमारप्पा कागज शोध अनुसंधान संस्था, यानी कुमारप्पा पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सांगानेर जयपुर। ये महत्वपूर्ण संस्था है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संस्था का नाम लेकर कि ये संस्था कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। रेशम उद्योग साथियों, रेशम तो आप जानते हो कपड़े के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग होता है, टेरिकोट होता है, वैसे ही एक रेशम यानी सिल्क का कपड़ा होता है। रेशम उद्योग इसके लिए फेमस है। रेशम उद्योग जो है आपके राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपके माउंटेन और फाउंटेन का शहर और आपके 100 टापुओं का शहर यानी उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर मुख्य रूप से केंद्रित है, क्योंकि इसका उद्योग का विकास जो है सबसे ज़्यादा आपके कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में वर्तमान में हो रहा है, और पहले आपके उदयपुर और बांसवाड़ा में थे। जो रेशम उद्योग होता है ये टसर उद्योग बोलते हैं। रेशम उद्योग को क्या बोलते हैं, टसर उद्योग बोलते हैं। और एक जीव होता है, उस जीव को एक पौधे के ऊपर पनपाते हैं, उस पौधे का नाम है अर्जुन के वृक्ष। क्या नाम है, अर्जुन के वृक्ष। ये अर्जुन के वृक्ष के ऊपर उस जीव को पनपाया जाता है और उसी से प्राप्त होता है, उसके लार्वा से प्राप्त होता है आपके रेशम, ठीक है ना।
और ये रेशम जो है आपके मुख्य रूप से उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर फैला हुआ है। कोई ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। कर्नाटक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, हालांकि राजस्थान के अंदर कोई विशेष उत्पादन नहीं होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात आज करेंगे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, यानी हमारा जो नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, वो क्या करता है, किसी भी वस्तु को जीआई टैग देता है, यानी ज्योग्राफिकल इंडेक्स, यानी भौगोलिक सूचकांक प्रदान करता है। साथियों, ये भौगोलिक सूचकांक क्या होता है आपको मैं बता दूं। अगर कोई भी वस्तु किसी क्षेत्र विशेष के अंदर उत्पादित हो रही है और उस क्षेत्र विशेष में उत्पादित होने के कारण उस वस्तु के अंदर विशेष गुण आ जाते हैं, तो इस प्रकार की वस्तु को एक जीआई इंडेक्स दे दिया जाता है। यानी अगर उस वस्तु को उस जगह पे, उस भौगोलिक जगह से किसी दूसरी जगह पर आप उत्पादित करोगे तो उसकी क्वालिटी के अंदर फर्क आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें, वस्तुएं, खाने पीने के पदार्थ होते हैं, उन्हें जीआई टैग देते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो जीआई टैग है ये कौन देता है, ये राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान यानी नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट देता है। और ये जीआई टैग राजस्थान के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखो क्या फायदा होता है जीआई टैग मिलने से। जिस वस्तु का भौगोलिक चिन्हीकरण किया जाता है, यानी जिस वस्तु का आपको ज्योग्राफिकल इंडेक्स प्रदान कर दिया जाता है, उस वस्तु को उस क्षेत्र से बाहर, देखना नंबर 1 पॉइंट क्या है, उस क्षेत्र से बाहर, आउट ऑफ द एरिया, और कोई दूसरी कंपनी या दूसरा व्यक्ति अपनी पैकिंग पर उस शब्द का क्या नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है इस चीज़ की कि अगर जिस वस्तु को जीआई टैग मिल जाता है तो उस क्षेत्र के बाहर, यानी जिस क्षेत्र पे वो वस्तु उत्पादित होती है उसके बाहर उसका कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो इनलीगल होता है। और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के जो ज्योग्राफिकल इंडेक्स अधिनियम है उसका क्या करता है, वो उल्लंघन करता है, तो उसको सजा भी हो सकती है। दूसरा, उसके ऊपर जो नाम है, जैसे मान लो बीकानेरी भुजिया है, बीकानेरी भुजिया जो है पूरे हिंदुस्तान में बीकानेर के अलावा कहीं पर उत्पादित नहीं किया जा सकता। अगर वो दूसरा भुजिया उत्पादित हो रहा है तो उस भुजिया को बीकानेरी भुजिया का नाम नहीं दे सकता, भले ही वो बीकानेर का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर उसका उत्पादन करता है तो भी उसका नाम चेंज नहीं कर सकता। समझ गई बात। तो ये होता है आपकी ज्योग्राफिकल इंडेक्स, यानी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के द्वारा दिया गया भौगोलिक सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर 11 वस्तुओं को, जिसके अंदर शिल्प की वस्तुएं यानी कुछ मूर्ति भी हो सकती है, कृषि के सामान है, प्राकृतिक वस्तुएं जैसे संगमरमर है, संगमरमर न तो आप बनाते हो न मैं बनाता हूँ, यह नेचुरल फिनोमिना से बना हुआ है, ये प्राकृतिक वस्तु है। इनको राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने क्या किया है, जीआई इंडेक्स दिया है। कितनी वस्तुओं को दिया है, 11 वस्तुओं को दिया है। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। तो देखो हम देखेंगे जीआई इंडेक्स क्या है, यानी जीआई की क्रम संख्या क्या है, भौगोलिक संकेतक यानी किसको आपके इंडेक्स मिला हुआ है और किस प्रकार में आते हैं। तो देखो साथी, एक आपके साड़ी का नाम है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया एक साड़ी का प्रकार है जिसका जीआई टैग नंबर कितना है, 10 नंबर है। और ये किसके अंदर मिली हुई है, कृषि में मिली हुई है कि हस्तशिल्प में मिली हुई है। तो ये कोटा डोरिया साड़ी है, तो साड़ी खेत में तो लगती नहीं है, ये हाथ से बनाई जाती है, तो इस किस लिए आएगी, हैंडीक्राफ्ट में आएगी, हस्तशिल्प में आएगी। बात समझ गए। देखो जो आपका इंडेक्स नंबर 136 है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोटा डोरिया। ये कोटा डोरिया की साड़ी है, इसका लोगो है, क्या है ये, लोगो है। तो कोटा डोरिया को तो जीआई इंडेक्स अलग से मिला हुआ है, यानी कोटा डोरिया साड़ी को आप पूरे राजस्थान में क्या पूरे भारत में कोटा के अलावा कहीं पर भी उत्पादित नहीं कर सकते, नहीं कोटा डोरिया का आप नाम यूज कर सकते। और साथ ही साथ में कोटा डोरिया के लोगो जो है, लोगो का मतलब होता है ना, जैसे एंटरप्रेन्योर फर्स्ट टैगलाइन के साथ में आरएफसी लिखा हुआ है, वो लोगो हो गया उसका। ऐसे ही जो लोगो है कोटा डोरिया का, इस लोगो का भी आप न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये कोटा डोरिया के लिए फेमस है और इसको टैग मिला हुआ है। और ये टैग भी किस में मिला हुआ है, हस्तशिल्प में मिला हुआ है। इसके अलावा देखते हैं जयपुर की ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री आप समझते हो, जो संगमरमर के बर्तन होते हैं या संगमरमर की जो वस्तुएं होती है, जिसके अंदर पोट हो गया, फूलदान हो गया, गुलदस्ता हो गया, इन सब के ऊपर क्या करते हैं, ब्लू कलर की पेंटिंग करते हैं, ठीक है ना। और ये फारस की कला है जो आपके जयपुर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। इसको भी क्या किया गया है हस्तशिल्प के अंदर जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसका नंबर कितना है, 74। कितना नंबर है इसका, 74 इसका नंबर है। तो ये हो गया ब्लू पोट्री। हम अगला पॉइंट देखते हैं मोलेला। मोलेला आपको पता है राजसमंद की प्रसिद्ध है। क्ले का मतलब होता है मिट्टी, वर्क का मतलब होता है कार्य, यानी मोलेला जो मृदा का कार्य होता है, इसमें क्या करते हैं मोलेला के अंदर
तो ये राजसमंद की प्रसिद्ध है और इसके अंदर मिट्टी की क्या करते हैं, आकृतियाँ बनाते हैं, जिसके अंदर कोई हमारे पशु पक्षी की आकृति हो सकती है, किसी खिलौने की आकृति हो सकती है, और इस आकृति को क्या करते हैं फिर आग में तपाते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर कलर पेंट करते हैं, तो वो मोलेला बड़ा सुंदर दिखता है। कभी राजसमंद घूमने का मौका मिले तो जरूर मोलेला गाँव का विजिट करके आना आप। और इसको भी हस्तशिल्प के अंदर टैग मिला हुआ है और इसका नंबर कितना है, इसका नंबर है 75। बात समझ रहे हो। उसके बाद में आप देखते हो राजस्थान की कठपुतली कला। कठपुतली का मतलब समझते हो, कठपुतली बनाई जाती है जब आप कभी पिछोला झील जाएं घूमने के लिए, उदयपुर की पिछोला झील, तो उसके पास में कठपुतली महल बना हुआ है, आप वहाँ जाना, वहाँ 500 से ज़्यादा प्रकार की कठपुतलियाँ हैं, जिसमें महाराणा प्रताप की कठपुतली भी शामिल है। ठीक है, ये कठपुतली कला जो है आपके उदयपुर की बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, हम बोलते हैं ना, हम भी क्या है, इंसान क्या है, भगवान के हाथों की कठपुतली है। यानी कठपुतली को व्यक्ति जो है अपने दोनों हाथों से पकड़ के इस तरह से डांस करवाता है और जो मनोवृत्ति होती है उसको पहचानने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी क्या है, भगवान की कठपुतली मानी जाती है। ठीक है, यानी भगवान जैसा चाहता है वैसा करवाता है। ठीक है, तो कठपुतली कला को भी क्या मिला हुआ है, हस्तशिल्प के अंदर टैग मिला हुआ है, जीआई इंडेक्स मिला हुआ है, जिसका नंबर कितना है, 76 है। बात समझ रहे हो। प्यारे साथी, सांगानेर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। साथियों, हैंड ब्लॉक यानी हाथ से की जाने वाली प्रिंटिंग जो सांगानेर की फेमस है, इसको भी हस्तशिल्प के अंदर टैग मिला हुआ है और जिसका नंबर कितना है, 118, यानी 118 उसका क्या है, टैग नंबर है भाई। उसके बाद देखो बीकानेरी भुजिया की हम बात कर रहे थे, बीकानेरी भुजिया बीकानेर का है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में यानी कृषि के अंदर मिला हुआ टैग है, जीआई टैग है हमारे राजस्थान को, और इसका नंबर कितना है, 120, यानी 120 इसका क्या है, नंबर है भाई। ठीक है, और ये कृषि के अंदर मिला हुआ है, यानी बीकानेरी भुजिया को आप पूरे भारत में कहीं दूसरी जगह पे उत्पादित नहीं कर सकते हो। अगर करते भी हो तो बीकानेरी भुजिया नाम नहीं रख सकते उसका। क्यों, क्योंकि ये भुजिया बीकानेर में बनने के कारण, विशेष ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण विशेष रूप से गुण इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अगर आप बीकानेर के अलावा जो ड्राई रीजन है बीकानेर, उसके अलावा अगर जैसलमेर में बनाएंगे तो जैसलमेर ज़्यादा ड्राई रीजन है। अगर जयपुर में बनाएंगे तो जयपुर जो है आर्द्र रीजन में आता है। अगर झालावाड़ में बनाएंगे तो वो अति आर्द्र आता है। तो भुजिया की जो क्वालिटी है उसके अंदर कमी आ जाती है। इसलिए बीकानेर के अलावा आप इसे कहीं भी बना नहीं सकते। बना भी सकते हो, लेकिन आप बीकानेरी भुजिया का नाम नहीं दे सकते। कोटा डोरिया हमने कर ही लिया। एक होती है फुलकारी। फुलकारी भी किस में है, आपके हस्तशिल्प में है और इसका नंबर कितना है, 142। इसको भी क्या मिला हुआ है, आपके जीआई टैग मिला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो, हमने देखा सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, यानी एक प्रिंट और है जिसका नाम है बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट। ये जो बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हस्तशिल्प के अंदर मिला हुआ है और महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि बगरू जो आपकी ये जयपुर है, आपकी ये अजमेर है, इसके जयपुर से थोड़ी दूर ही इसी नेशनल हाईवे 8 यानी DMIC कॉरिडोर पे बगरू जो है ये फेमस है। और ये जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, इसके अंदर सबसे खास बात ये है क्योंकि इसके अंदर नेचुरल कलर यानी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्राकृतिक रंगों के लिए कौन सी प्रिंटिंग प्रसिद्ध है, तो आपके बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रसिद्ध है। और उसको क्या मिला हुआ है, आपके हस्तशिल्प में भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडेक्स मिला हुआ है और जिसका नंबर कितना है, 145, 145। ठीक है, उसके बाद देखिए थेवा कला। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। ये क्या होता है, थेवा कला एक बेल्जियम का हरे कलर का कांच होता है, उसके ऊपर सुनहरा आर्ट किया जाता है, यानी गोल्डन कलर से उस पर क्या किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है और बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया जाता है। कभी जाओ प्रतापगढ़ तो जरूर मिल के आना यहाँ पे सोनी परिवार से, जिस परिवार के अंदर बहुत व्यक्तियों को पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ठीक है ना, और ये आपके हस्तशिल्प के अंदर मिला हुआ जीआई टैग है और इसका नंबर कितना है, 201। यानी इस थेवा कला को इसके अलावा अब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसका नाम थेवा कला नहीं रखेगा। इसके अलावा देखो मकराना मार्बल, ये नवीनतम है। 2015 में जीआई टैग आपके मकराना मार्बल को मिला। और मकराना मार्बल जो है ये खेत में लगने वाली वस्तु नहीं है, ये हाथ से बनानी जाने वाली वस्तु नहीं है। तो ये कौन सी वस्तु है, ये नेचुरल जो है थिंग है, यानी प्राकृतिक वस्तु है। तो इसके अंदर इसको जीआई टैग मिला हुआ है और आपके 230 इसका क्या है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स है। तो ये नाम मैंने आपको बताए, इन नाम को आप रट लेना। अगर आरएस की एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें से कम 7-8 नाम आप रट के रखना। पूछा जा सकता है कि किन्हीं भी 8 इस प्रकार की वस्तुओं का नाम लिखिए जिनको भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। अगर प्री की एग्जाम की बात करूं या फिर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसके अंदर कुछ भी नाम आपको दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि कौन से को भौगोलिक सूचकांक प्राप्त है और कौन से को प्राप्त नहीं है। एक बार वापस देख लेते हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान देती है, क्या देती है, जीआई इंडेक्स देती है। जिस चीज़ को जीआई इंडेक्स मिलता है उसका क्या फ़ायदा होता है कि उसके शब्द का इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता और जिस क्षेत्र में वो चीज़ उत्पादित होती है उस क्षेत्र के अलावा कहीं दूसरी जगह पे उस
उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। ये इसकी खास बात है। तो साथ ही ये हुआ आपके जीआई इंडेक्स, ठीक है ना, यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स के बारे में बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, प्लीज कीप इन माइंड, क्या कोटा डोर या साड़ी के उत्पाद और लोगो यानी दोनों को अलग अलग भौगोलिक चिन्ह मिला हुआ है, लेकिन वस्तु क्या है, एक ही है। मैंने आपको बताया कि देखिए, ये एक तो आपकी क्या है, कोटा डोरिया, जिसका इंडेक्स कितना है 10, और एक क्या है, कोटा डोरिया लोगो, जिसका इंडेक्स कितना है 136 यानी 136। इन दोनों को ही हस्तशिल्प में यानी उत्पाद को और लोगों को दोनों को किस में, आपके हैंडीक्राफ्ट में यानी हस्तशिल्प के अंदर जीआई टैग मिला हुआ है, और जिसका नंबर कितना है, जिसका नंबर 10 और 136 यानी 10 और 136 है। 10 तो किसका है, कोटा डोरिया साड़ी को है, ठीक है, और आपके लोगों को कितना है, 136 है। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साथियों, उद्योग क्रम में हम देखते हैं राजस्थान सरकार के उपक्रम यानी वे इंस्टीट्यूट जो राजस्थान सरकार ने स्थापित किए हैं आपके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी RSRTC यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ये बसों का संचालन करती है और 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि जब परिवहन टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि कोरोना काल से पहले राजस्थान की बसें लगभग 14 लाख किलोमीटर प्रतिदिन का सफर करती थी, ठीक है ना, और 15 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, 8 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर पहुंचाती थी, ठीक है। तो ये है हमारे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसकी स्थापना 1964 में राजस्थान सरकार ने करी थी। इसी एक है आपके राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और एंटरप्रेन्योर फर्स्ट इसका क्या है, टैगलाइन है। ऐसे ही एक राजस्थान आवासन मंडल है, ये एक स्वायत्त यानी एक ऑटोनोमस बॉडी है। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान के अंदर आवासों की पूर्ति के लिए जितनी भी आपकी इंदिरा गांधी आवास योजना चल रही है, राजीव गांधी आवास योजना चल रही है, या प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, इन सभी के मकान जो है आवासन मंडल के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। और जो हमारे गरीब BPL वाले लोग हैं, BPL वाले भाई हैं, उनको जो है आवास प्रदान किया जाता है, जिससे आने वाले समय में पूरे भारत के अंदर आवास और पेयजल की सुनिश्चितता बनाई जा सके। अब एक है हमारा राजस्थान राज्य भंडारण निगम। राजस्थान राज्य जो वेयर हाउस कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। भंडारण निगम क्या करता है साथियों, आपको पता है राजस्थान के 31 जिलों के अंदर 93 भंडारगृह है, जिनकी क्षमता जो है लगभग 14 लाख मेट्रिक टन इसमें कैपेसिटी है इस निगम के पास में। ये क्या करता है, ये कृषि की जो उपज होती है उसका भंडारण करता है, जो जैविक खाद है उसका भंडारण करता है, जो और आपके रासायनिक उर्वरक है उसका भंडारण करता है, और जो कृषि के यंत्र हैं उनका वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण करने का काम करता है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ध्यान रखना 31 जिलों के अंदर 93 भंडारगृह हैं, जिनकी कैपेसिटी लगभग 14.30 लाख मेट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है। और ये जिस भी चीज़ का भंडारण करता है साइंटिफिक तरीके से उसका भंडारण करता है, ऐसा नहीं है वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1957 में की गई राजस्थान सरकार के माध्यम से। अब देखते हैं राजस्थान भूमि विकास निगम यानी राजस्थान लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की 1974 में। यानी राजस्थान की जितनी भी भूमि है उसके विकास के लिए, आप जानते हो राजस्थान के अंदर 52.22% भूमि शुद्ध बोई गई क्षेत्रफल में आती है, जबकि 11% भूमि जो है आपकी बंजर भूमि में आती है। मैंने आपको बताया था जो एटलस बंजर भूमि एटलस भारत सरकार के द्वारा 2005 में जारी की गई थी, उसके तहत 29% से ज़्यादा भूमि आपके राजस्थान में क्या है, बंजर है, ठीक है ना। तो इस भूमि का विकास करने के लिए एक हमने 1974 में राजस्थान भूमि विकास निगम की स्थापना की मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, जो 1974 में की थी। इसके अलावा राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स, जिसकी स्थापना 1964 डीडवाना नागौर में की गई थी भाई, ध्यान रखना। और नागौर के अंदर ही आपके क्या है, एक साल्ट फार्म बनाया गया है, ठीक है ना, मॉडल साल्ट फार्म बनाया गया है नावा नागौर में। राजस्थान साल्ट वर्क, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, और जो पचपदरा बाड़मेर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, पचपदरा बाड़मेर में। एक और संस्था की स्थापना हुई थी जिसका नाम है सांबर साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कई जगह आप 1964 पढ़ते हो, तो उसका कारण अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं केंद्रीय उपक्रम। अभी तक हमने क्या देखा, राजस्थान सरकार की वे संस्थाएं जो राजस्थान के उद्योग धंधों के बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आपके ये राजस्थान गवर्नमेंट के क्या है, एंटरप्राइजेज है, जैसे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान वित्त निगम, आवासन मंडल, भंडारण निगम, राजस्थान भूमि विकास निगम, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स और राजस्थान साल्ट वर्क्स। अब ऐसे ही हम बात करते हैं केंद्र सरकार के उपक्रम, यानी
नेशनल गवर्नमेंट की जो आपके एंटरप्राइजेज हैं राजस्थान में, जो राजस्थान के उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए, आपके जो इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए इन संस्थाओं की स्थापना की, जिसके अंदर पहली संस्था है HZL। HZL का मतलब है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या नाम है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, यानी 1966 में आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना हुई, जो कहाँ पर है? देबारी उदयपुर में। यानी इसका पहला ऑफिस कहाँ पर है? देबारी उदयपुर में है, और दूसरा ऑफिस कहाँ पर है? आपकी चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है ना। और पहले तो ये क्या था? केंद्र सरकार का उपक्रम था, लेकिन वर्तमान में इसे वेदांता समूह, जो आपका एक प्राइवेट सेक्टर का ग्रुप है, वेदांता ग्रुप, इसका मैनेजमेंट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मैनेजमेंट वर्तमान में कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, या कोई निजी समूह करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? निजी समूह के द्वारा किया जाता है, और उस समूह का नाम क्या है? वेदांता ग्रुप। ठीक है। ऐसे ही एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में आप जानते हो, हमारे खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर के बगोनी क्षेत्र, ठीक है ना, और भगत का बास, कोठी, इन सभी क्षेत्रों के अंदर क्या है? आपके जो है तांबा जो बहुत ज़्यादा निकलता है, और आपके झुंझुनू को तो क्या बोलते हैं? कॉपर सिटी बोलते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए 1967 में एक संस्था की स्थापना की केंद्र सरकार ने, जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और कब की? 1967 में। देखो, सबसे पहली संस्था कौन सी केंद्र सरकार की? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। उसके बाद में कौन सी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA के सहयोग से की गई। ठीक है। और ये कहाँ पर है? आपके खेतड़ी, झुंझुनू में है। कहाँ पर है ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड? खेतड़ी, झुंझुनू में है। ठीक है ना। तो इसकी संस्था 1967 में इस संस्था की स्थापना हुई। ऐसे ही एक नंबर 3 संस्था है जिसका नाम है HMT। HMT का मतलब है हिंदुस्तान मशीन टूल, और हिंदुस्तान मशीन टूल की स्थापना 1967 में की गई। और ये स्थापना कौन से देश के सहयोग से की गई? ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई। किसके सहयोग से की गई? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई। और ये चेकोस्लोवाकिया कहाँ पर है? आपके अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना। ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई, और ये संस्था कहाँ पर है? आपके अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। बात समझ गए। और जो चेकोस्लोवाकिया है, ये आपके यूरोपियन कंट्री का एक देश है, यानी यूरोपीय, जो यूरोप महाद्वीप है उसका एक देश है। और इसकी सहायता से हिंदुस्तान मशीन टूल, हिंदुस्तान मशीन टूल, इसकी स्थापना की। और ये कहाँ पर की? अजमेर में, जो वर्तमान में क्या है? ये बंद है, यानी वर्तमान में इसके कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसे ही एक संस्था है जिसका नाम है सांबर साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ये सांबर झील के अंदर नमक उत्पादन करने के लिए प्रमुख संस्था थी, लेकिन इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने एक संस्था की स्थापना करी जिसका नाम है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई। वर्तमान में जो सांबर साल्ट लिमिटेड है वो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अंडर गाइडेंस में काम करता है, यानी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के देख रेख में सांबर साल्ट लिमिटेड आपके राजस्थान के अंदर जो सांबर झील है इसके अंदर नमक का उत्पादन करता है। और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सांबर साल्ट लिमिटेड पूरे भारत का लगभग 8.7% और पूरे राजस्थान का लगभग 80% नमक का उत्पादन करता है। और मैंने आपको बताया था गुजरात नमक के उत्पादन में पहले नंबर पे है, और राजस्थान नमक के उत्पादन में पूरे भारत में तीसरे नंबर पे आता है। और दूसरी बात, झीलों से नमक उत्पादन करने में राजस्थान नंबर 1 पे, यानी 1 नंबर पे झीलों से नमक उत्पादन करने पर राजस्थान की स्थिति है। उसके बाद देखो, एक आपकी संस्था है जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कहाँ पर है? ये कोटा में है, और ये 1964 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1964 में। और ये पिक्चर ट्यूब बनाने का काम करती है। ठीक है ना। वर्तमान में क्या है? ये बंद की स्थिति में आ रही है। वर्तमान में क्या है? ये बंद की स्थिति में आ रही है। किसकी स्थिति में आ रही है? बंद की स्थिति में आ रही है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। एक है आपकी नंबर 6 मॉडर्न बेकरीज। क्या नाम है? मॉडर्न बेकरीज। जो बेकरी की वस्तुएं आती है आप सभी जानते हो, जिसके अंदर पैटीज आती है, पेस्ट आते हैं, बहुत सारे खाने पीने के। ठीक है ना। तो इस मॉडर्न बेकरीज की स्थापना 1964 में आपके जयपुर में की गई, विश्वकर्मा जो जो आपके इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पे। ठीक है। और ये स्थापना केंद्र सरकार के सहयोग से की गई। नंबर 7 है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये आपके जयपुर में है, और इसकी स्थापना 1978 में की गई। नाम राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, लेकिन ये केंद्र सरकार का उपक्रम है।
तो मैंने आपको बताया 7 केंद्र सरकार के उपक्रम, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, एचएमटी और हिंदुस्तान साल्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, मॉडर्न बेकरीज और आपके राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इनका विशेष रूप से ख्याल रहे, ये आपके राजस्थान सरकार के उपक्रम और केंद्र सरकार के उपक्रम। अब कल हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे सेज के बारे में, एक पढ़ेंगे डीएमआईसी कॉरिडोर के बारे में, और उसके बाद में कुछ योजनाओं की चर्चा करेंगे। और आपका जो है ये टॉपिक राजस्थान का उद्योग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, वो भी 0 लेवल से हाई लेवल तक। कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, लगभग 90% चीज़ें मैं आपको इसमें कवर करा दूंगा, ये मेरा वादा है साथियों। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहिए और इन्जॉय कीजिए। सामने त्योहारों का सीजन आ रहा है, पटाखे नहीं चलाना है, क्योंकि पटाखे चलाओगे तो चलाने वाले पर 2000 रुपये का जुर्माना और बेचने वाले पर 10,000 रुपये का जुर्माना होने की पूरी संभावना है भैया। ठीक है, हालांकि फटाखा एसोसिएशन ने जो है इसको कोर्ट के अंदर चुनौती दे दी है। अब देखते हैं होता है क्या। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।